प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों को बड़ा तोहफा दिया। क्या तोहफा दिया, विस्तार से बता देते हैं। राज्य सरकारों के लिए खोल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजाना। वित्त मंत्रालय ने राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन की राशि ट्रांसफर कर दी है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। किसको कितना मिला है ये भी देख लीजिए। देश के सभी राज्यों को कुल 1,39,750 करोड़ रुपए का टैक्स डिवोल्यूशन जारी किया गया है। मध्य प्रदेश को मिले हैं 10,000 करोड़ रुपए, छत्तीसगढ़ को मिले हैं 4,761 करोड़ रुपए, यूपी को दिए गए हैं 25,069 करोड़ रुपए, बिहार को दिए गए हैं 14,000 करोड़ रुपए। तो देखिए, हम आपको बता रहे हैं किस राज्य को कितना मिला है। पूरी लिस्टिंग आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख लीजिए। आंध्र प्रदेश से शुरू है और सभी राज्यों का नाम इसमें शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा खजाना राज्य सरकारों को तोहफे के तौर पर दिया। सभी राज्यों को कुल 1,39,750 करोड़ रुपए दिए गए हैं। मध्य प्रदेश को 10,000 करोड़ रुपए दिया गया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को 4,761 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात राज्य सरकारों को दी है। तो देखिए, एक और बड़ी खबर से रूबरू आपको करवा देते हैं। मोहन कैबिनेट ने निर्णय ले लिया। क्या निर्णय है, विस्तार से बताएंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी दी है। बिजली उपभोक्ताओं को 24,000 करोड़ की सब्सिडी सरकार देगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन में खाली हुए पदों को सीधी भर्ती से भरा जाएगा। सागर, खरगोन और गुना के तीनों विश्वविद्यालयों को उच्च शिक्षा विभाग के संबद्ध किया जाएगा और साथ ही चैत्र की गुड़ी पड़वा से 1 वर्ष तक गौवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए, मोहन कैबिनेट के अहम मुद्दे क्या हैं ये आपको बता देते हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान है जिस पर सरकार को ध्यान देना। हमने देखा कि चुनाव जैसे ही संपन्न हुए, मोहन कैबिनेट लग गया। मध्य प्रदेश की व्यवस्था को दुरुस्त करने में कृषि की बिजली कनेक्शन पर नई सब्सिडी योजना लाई जाएगी। तो पूरी तरीके से सरकार तैयार है मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में। मोहासा बाबा इंडस्ट्रियल एरिया के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है और ये अहम मुद्दे हैं किसके, मोहन कैबिनेट के। इंटीग्रेटेड हेल्थ प्लान जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं अगर मिलेंगी तो मध्य प्रदेश के लोगों को दूसरे राज्यों का रुख नहीं करना पड़ेगा और इसी को ध्यान में रखते हुए ये फैसला कहीं ना कहीं लिया गया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विवेक पांडे लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, किन तमाम मुद्दों पर मोहन कैबिनेट ने मोहर लगाई है, क्या विजन है मोहन कैबिनेट का, विस्तार से बताइएगा। देखिए रसिका, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई गई। उन्होंने तीसरी बार शपथ ली है। इसके अलावा मुख्यमंत्री को भी सभी कैबिनेट के सदस्यों ने बधाई दी है क्योंकि 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में पहली बार बीजेपी जीती है। और सबसे दिलचस्प बात है कि जब कैलाश विजयवर्गीय ब्रीफिंग कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बीजेपी का वोट शेयर परसेंट बढ़ा है। उसके अलावा बीजेपी 160 सीटों पर जीती है। यानी कि कहा जाए कि विधानसभा चुनाव को भी इसमें पूरी तरीके से सिंक्रोनाइज किया गया कि और एनालिसिस किया गया है कि आखिर जीत का परसेंटेज क्या रहा है। और 61% बीजेपी ये क्लेम कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के तमाम उपभोक्ताओं और लोगों के लिए सरकार ने बिजली सब्सिडी को लेकर करीब 24,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला किया है। 6,000 करोड़ रुपए उनको सब्सिडी दी जाएगी जिनके घर में 1 से लेकर 100 यूनिट तक में बिजली कंज्यूम होती है। और सबसे ज़्यादा किसानों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा अनुसूचित जनजाति और आदिवासी क्षेत्र से जो आते हैं उनको 5,000 करोड़ की ये सब्सिडी की राहत दी गई है। इसके अलावा सरकार एक विशेष अभियान चलाने वाली है। गुड़ी पड़वा से ये अभियान शुरू होगा और 1 साल तक मनाया जाएगा। ये गौ रक्षा सेवा का जो सरकार ने संकल्प लिया है, इसको पूरी कवायद की जाएगी। गौ रक्षा को लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। इसके अलावा 3 विश्वविद्यालयों को हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से क्लब भी कर दिया गया है। तो ऐसे में तमाम सरकार ने प्लान तैयार कर लिया। अब इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होता है देखने वाली बात होगी। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया विवेक आपका। तो देखिए, मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर निशाना साधा। क्यों साधा निशाना बता देते हैं। और ट्विटर पर सरकार को पुराने वादे भी याद दिलाएं और लिखा है ट्विटर एक्स पर, देखिए कि 3 महीने आज
मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक हो रही है। तो 3 महीने बाद आज एमपी कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बात का जिक्र करते हुए उमंग सिंघार नजर आए, भूलने के लिए ये अरसा कम नहीं होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नीट में मचे बवाल की। नीट परीक्षा को लेकर लगातार हम देख रहे हैं प्रदर्शन जारी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, मामले की एसआईटी जांच कराने की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया, 8 जुलाई तक मांगा जवाब। वहीं काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं कि काउंसलिंग रोकने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी और 8 जुलाई वो तारीख रहने वाली है जब तक ये जवाब की मांग की गई है। तो देखिए, जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, ठीक उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी किया गया, जिसके चलते देश भर के छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं छात्र, क्या है पूरा मामला, सब कुछ समझ लीजिए विस्तार से। 67 बच्चों को 720 अंक मिलना कहीं ना कहीं संदेहास्पद है। जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, ठीक उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी किया गया। दिन था 4 जून, लेकिन तब से विवाद शुरू हुआ तो खत्म होने के बजाय बढ़ता ही गया। छात्र सड़क पर उतर आए हैं। नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणामों के कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय युवा कांग्रेस कर्ताओं ने नीट यूजी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ हुए खिलवाड़ का आरोप लगाकर दिल्ली में जमकर बवाल काटा। तो वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन आईसा और एबीवीपी यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी शास्त्री भवन के सामने जमकर नारेबाजी की। छात्र संगठन लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। विस्तार न्यूज संवाददाता अनमोल तिवारी ने छात्रों से बात की। देश की राजधानी दिल्ली के सड़कों पर स्टूडेंट्स उतर आए हैं। आरोप ये है कि जो नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा हुई है उसके परिणाम में धांधली हुई है। फिलहाल हम देखिए दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर अलग अलग जो छात्र संगठन है वो प्रदर्शन पर उतर आया है और लगातार मांग कर रहा है कि जो नीट यूजी की परीक्षा हुई है उसको निरस्त किया जाए। आप देखिए कि हाथों में बैनर पोस्टर लिए हुए छात्र जो है न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अलग अलग जो है संगठन से यहाँ पर पहुँचे हैं लोग, जेएनयू के छात्र हैं, डीयू के छात्र हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और यहाँ पर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। डेमोक्रेसी बचाने की बात कर रहे हैं ये लोग। और इधर देखिए कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम है। ये अपना शास्त्री भवन आपको ठीक सामने मैं दिखा दूं, दिखाइए किस तरीके से ये शास्त्री भवन है और इसी शास्त्री भवन के सामने जो है ये स्टूडेंट्स प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है, जो कि इसी वजह से जो है इस परीक्षा को निरस्त कर देना चाहिए। छात्रों के सवाल बढ़ते बढ़ते अब राजनीतिक बवाल बन चुका है। राहुल गांधी ने पहले एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर 24 लाख परिवारों की जिंदगी बर्बाद करने का आरोप लगाया, तो पूर्व जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने भी नीट के परिणामों पर सवाल उठाए, साथ ही इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की। इसके 3 प्रमुख बिंदु हैं। पहली बार लोग कहते हैं कि रैंक 1 2 लोग होगा, 4 लाख होगा। इस बार नीट के एग्जाम में जब आप उसके रिजल्ट को देखेंगे 67 लोग जो है वो जो है फर्स्ट रैंकर हैं और उसमें से 720 नंबर मिला है, मतलब 100% मार्क्स मिला है। जब इस सवाल को उठाया गया तो एनटीए के डायरेक्टर ने कहा कि ग्रेस देकर के जो है इनको हम फुल मार्क्स दे दिए हैं। तो उसके क्या नियम है? नीट यूजी 2024 परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के
4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इसमें 14 विदेशी शहर भी थे। इस परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। एनटीए ने 4 जून को रिजल्ट और कट ऑफ टॉपर्स के नाम जारी किए। इसके बाद लाखों छात्रों ने एनटीए से दोबारा परीक्षा करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई। छात्रों ने नंबर्स में संभावित बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए चिंता जताई कि कैसे 67 उम्मीदवारों ने टॉप रैंक हासिल कर ली। परीक्षा परिणाम में एक साथ 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 नंबर आने पर मामला संदिग्ध हो गया है। खास तौर पर इन टॉप स्कोररों में से 6 हरियाणा के एक ही एग्जाम सेंटर से थे, जिससे परीक्षा प्रक्रिया के बारे में शंका को बढ़ावा मिला। अब तक कई विद्यार्थियों और मेडिकल की पढ़ाई करने वाले शिक्षकों ने इसका सही परिणाम जारी करने की मांग उठाई है। वहीं मध्य प्रदेश की 2 छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। छात्रों ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। साफ तौर पे घोटाला हमें दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि सीटों की बहुत कम संख्या है। हमारी एक दोस्त ने बताया कि 24 लाख बच्चों ने अप्लाई किया और 1 लाख सीट है, तो इससे जाहिर सी बात है ये दिखाई देता है कि 23 लाख जो छात्र है वो छट जाएंगे या उनको सीट नहीं मिलेगी। OMR बेस्ड एग्जाम में आप क्या अच्छी हैंडराइटिंग के एक्स्ट्रा मार्क्स दे रहे हैं क्या? एक बात बताइए, ये कोई लॉजिक नहीं बनता है। एक इतने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिसके लिए छात्र सालों साल तैयारी करते हैं, जिसके लिए पूरा परिवार सैक्रिफाइस करता है, तब जाके एक परिवार का एक छात्र 12वीं पास करके साइंस पढ़ के वहां तक उस एग्जाम को दे पाने की स्थिति में पहुंच पाता है। और उसके बाद उसके साथ ये धोखा 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, साल दर साल होता है, हर एग्जाम में होता है। बता दें कि नेट यूजी परीक्षा में 6 सेंटरों पर परीक्षा देने वाले 1563 छात्र छात्राओं को ग्रेस मार्क्स दिए जाने को लेकर के हंगामा हो रहा है। इसको लेकर बीते दिन शनिवार दोपहर केंद्रीय उच्च शिक्षा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों के कई सवालों के जवाब देने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद भी छात्र संतुष्ट नहीं हुए। एनटीए के मुताबिक कट ऑफ स्कोर हर साल उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है। योग्य उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसत नंबर हर साल अलग अलग होते हैं। एनटीए ने बताया कि 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए 147 कट ऑफ गए थे, 2021 में 138, 2022 में 117, 2023 में 137 और 2024 में यही कट ऑफ 164 गया है। आगे ये भी बताया कि सभी एग्जाम सेंटर्स पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। एनटीए ने ज्यादा मार्क्स के लिए कई वजह बताई। परीक्षा एजेंसी की तरफ से कहा गया कि एनसीईआरटी की किताबों में किए गए बदलाव और कुछ परीक्षा केंद्र पर खोए हुए समय की भरपाई के लिए ग्रेस मार्क्स देने के कारण नंबर ज्यादा आए हैं। एनटीए ने कहा कि उम्मीदवारों की संख्या साल 2023 में 20,38,596 से बढ़कर 2024 में 23,33,297 हो गई है। इस कारण कट ऑफ इतने ऊपर चले गए। अब जो है इसमें एक सेंटर से ज़्यादा आ रहे हैं बच्चे, इस तरीके का इशू है। तो इन सबको जो हमारी कमेटी थी, उनको जो रिकमेंडेशंस दी थी, उनको फिर से हमने एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है। एक रिटायर्ड जो यूपीएससी के चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में वो उनको पूरा इसको देखेगी। आरोपों और सफाई के बीच नीट यूजी 2024 कैंसिल करने की और नीट 2024 री एग्जाम करने की मांग के साथ साथ नीट में ग्रेस मार्क्स के नियम को भी चुनौती दे दी गई है। पूरे देश से स्टूडेंट्स, कोचिंग डायरेक्टर्स, स्टूडेंट लीडर्स और छात्र संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। तो देखिए, नीट को लेकर लगातार बवाल जारी है। छात्र मांग कर रहे हैं कि आखिर इसकी जांच हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग नहीं रुकेगी, लेकिन 8 तारीख तक रिपोर्ट भी देना होगा। तो चलिए अब खबरों में बढ़ते आगे और बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से। छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू, अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव ने
समत भवन में सौजन्य भेंट मुलाकात की है। भेंट मुलाकात की तस्वीरें देख लीजिए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं, छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद नजर आ रहे हैं, अमरवाड़ा के पूर्व विधायक कमलेश प्रताप शाह नजर आ रहे हैं और मुलाकात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से। कई विषयों पर विस्तृत चर्चा भी की गई है। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने नागपुर में संघ के कार्यकर्ता विकास वर्ग के समापन कार्यक्रम को संबोधित किया और इस दौरान भागवत ने लोकसभा चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर अपनी राय रखी और कहा कि इस देश के लोग भाई भाई हैं। इस बात को हमें अपने विचारों और अपने कामों में लाना होगा। भागवत ने संसद में सरकार के विरोधियों को प्रतिपक्ष कहने की अपील की है। वहीं मणिपुर मामले पर कहा कि 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है। तो देखिए, सिंधिया राजघराने के महाराज और दूसरी बार कैबिनेट मंत्री बने ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के पावर सेंटर माने जा रहे सिंधिया के दूसरी बार मंत्री बनने के बाद अब इलाके में विकास की मांग तेजी से उठने लगी है और अपने पिछले कार्यकाल में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में एयरपोर्ट बनाने का रिकॉर्ड कायम किया है और ग्वालियर का हवाई अड्डा मात्र 16 महीने में बनकर प्रधानमंत्री की तारीफ भी बटोरी। और हालांकि पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी और साथ ही पिछले कार्यकाल में हमने देखा था नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मिलकर ग्वालियर चंबल अंचल में विकास के कई बड़े काम किए हैं और एयरपोर्ट बनाने में कृषि मंत्री रहे नरेंद्र सिंह तोमर और सांसद विवेक शेजवलकर ने भी भूमिका निभाई थी। लेकिन सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के बाद काम ने जो रफ्तार पकड़ी उसने देश में नया रिकॉर्ड बना दिया। अब सिंधिया ने ग्वालियर चंबल अंचल में विकास की उम्मीद तेजी से उठने लगी है। बीजेपी के पूर्व सांसद विवेक शेजवलकर ने कांग्रेस विधायक सतीश शिखरवर को भी सिंधिया से जल्दी विकास कराने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। वर्षों में काफी विकास इस क्षेत्र का हुआ है, पर मेरा मानना है कि अभी जो भी कुछ बाकी कमी रह गई है वो आने वाले समय में पूरी होंगी और ग्वालियर भी एक विकसित शहर के रूप में सर्व सुविधा संपन्न रहने के स्थान के रूप में ग्रामीण अंचल में सबको रोजगार मिले, कृषि की उन्नति हो, इस तरह का एक समृद्ध ग्वालियर जल्दी बनेगा, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। पूरे ग्वालियर अंचल के लोगों को उम्मीद है कि सिंधिया जी की जो उम्मीद है लोगों की उस पर खरे उतरेंगे और ग्वालियर अंचल में, ग्वालियर चंबल अंचल में जिस प्रकार की समस्याएं, मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है उसके लिए वो काम करेंगे। और मेरे को लगता है उनका इतिहास भी रहा है कि वो थोड़ा जिस प्रकार उन्होंने इंटरेस्ट लेके एयरपोर्ट की जो समय सीमा से पहले बनवाया उससे लोगों को विश्वास जागा है कि सिंधिया जी आने वाले समय में केंद्र में मंत्री बनकर ग्वालियर अंचल की सेवा करेंगे। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर ने विस्तार न्यूज से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शपथ ग्रहण की शुभकामनाएं दी और आगे क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के संरक्षक रघु ठाकुर जी आज कटनी पहुंचे हैं। विस्तार न्यूज़ से खास बातचीत करने का उन्हें समय दिया है। सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज़ की तरफ से शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से राजनीतिक परिदृश्य देखा जा रहा है राजनीति का, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कल शपथ ले ली है, इसको क्या कहेंगे अब आप? देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने तीसरी बार शपथ ली है, तो एक प्रधानमंत्री के नाते तो मैं उनको बधाई देता हूँ। परंतु जो देश की जनता ने संदेश दिया है कि जनता ने सत्ता को बता दिया है कि तुम्हारी मर्यादा क्या है और केंद्रीय सत्ता के हाथ बांध दिए हैं कि अब वो मनमानी नहीं कर सकते। वो वस्तुतः चुनाव की जीत शाब्दिक तो है पर नैतिक रूप से उनकी हार है। जहाँ तक राम के नाम का वोट का सवाल है तो देश की जनता अब भाजपा के और मोदी के इस प्रचार से उब चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ रघु ठाकुर जी ने जिन्होंने कहा है कि गुजरात को लेकर कि जिस तरह से मोदी जी 1.5 लाख वोटों से जीते हैं वे उनकी जीत नहीं, वे हार है। यश खरे, विस्तार न्यूज कटनी।
तो देखिए, विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन किया है। बता दें कि उपभोक्ताओं को मिले 6 अधिकारों में अपनी पसंद का बिजली मीटर लगाने का भी अधिकार था, जिसे विद्युत वितरण कंपनी ने खत्म कर दिया है। पुराने मीटरों की तुलना में स्मार्ट मीटर तेज गति से चलने की शिकायतें आ रही थी और इसलिए स्मार्ट मीटर का नाप तोल से सत्यापन करना चाहिए। वहीं अखिल भारतीय उपभोक्ता उत्थान संगठन के प्रदेश सचिव ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। हाँ, स्मार्ट मीटर लगे हैं हमारे यहाँ पे काफ़ी समय, मतलब महीने 1.5-2 महीने से लग गए हैं। पर इनमें क्या है कि सर जो है इनके जो गति है वो तेज़ है। पहले की अपेक्षा जो मीटर जो पहले लगे थे थोड़े स्लो चलते थे, लेकिन ये मीटर क्या है कि बहुत फास्ट चलते हैं। मतलब ये मान के चलो कि आपके अगर एक मोबाइल का चार्जर भी अगर अपन लगाते हैं तो उसमें भी ये फ्लैंकिंग करने लग जाते हैं। और इसमें समस्याएं तो बढ़ती है, रीडिंग अगर मान लो बढ़ेगी तो पेमेंट भी बढ़ेगा इसमें। अब इन लोगों को हमको सचेत करना भी जरूरी है। और स्मार्ट मीटर को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, हर राज्यों के, और मध्य प्रदेश में तो हो ही रहा जो कुछ है। अगर इस पर रोक विधिवत लगाना चाहिए, ये हमारी मांग है। और पश्चिम क्षेत्र विद्युत कंपनी से आर्थिक दंड से दंडित करने की मांग करी आयोग से, और इसके नाम से कि जो स्मार्ट मीटर निर्माता कंपनी है उसको ब्लैक लिस्ट घोषित करने की मांग की है हमने कंपनी से, और जो मानसिक क्षतिपूर्ति के आदेश भी दिए भरपाई करने के। ये हमारी मांग। बालाघाट जिले में रेत का अवैध खनन और परिवहन कोई नई बात नहीं। आए दिन शिकायतें मिलती ही रहती हैं, लेकिन इस अवैध खनन पर बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने एक्शन लिया है। उन्होंने अवैध खनन और परिवहन पर दबिश दी और बताया अनुभा को कई दिनों से ग्रामीणों के द्वारा शिकायत मिल रही थी कि दपेवाड़ा गांव में अवैध खनन और परिवहन जोरों से चल रहा है। बिना अनुमति के नदी से रास्ता बनाकर रेत निकाला जा रहा है, जबकि ये घाट स्वीकृत नहीं है। तरीके से रेत का अवैध कारोबार चल रहा है और इसकी रोकथाम करने के लिए हम जैसे लोग आगे आए हैं और हम चाहते हैं कि हमारे बालाघाट जिले की जो खनिज संपदा है वो सुरक्षित रहे। तो एक तरफ तो हम सरकार की मदद कर रहे हैं, हम शासन को लगातार जो एक ठेकेदार के द्वारा जो चूना लगाया जा रहा है करोड़ों रुपए का, उसके खिलाफ में हम बात कर रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि ये मीटिंग हुए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से हम विधायकों को भी महत्व नहीं दिया गया। तो देखिए, ग्वालियर में एक युवक ने नर्सिंग छात्रा को पिज्जा में नशे की दवा खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया। घटना हजीरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और आरोपी ने छात्रा का वीडियो भी बनाया और ब्लैकमेल करके करीब 1 लाख रुपए के जेवर ऐंठ लिया। इसके बाद और ब्लैकमेल करके 3 लाख रुपए की मांग करने लगा। ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर छात्रा ने ग्वालियर ही छोड़ दिया, लेकिन अब आरोपी उस पर दबाव बनाता रहा और छात्रा के फोटो और वीडियो वायरल कर दिए, जिसके बाद छात्रा परेशान हो गई और बांदा एसपी से इसकी शिकायत की। बांदा पुलिस ने शिकायत मिलते ही ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर और साथ ही पूरा मामला दर्ज किया, केस डायरी तैयार की। हजीरा थाना पुलिस पहुंची। हजीरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपी की तलाश में जुट गई है। अतर्रा थाने से एक अपराध ट्रांसफ़र हो गया है। उसका घटनाक्रम इस प्रकार से है कि अतर्रा डिस्ट्रिक्ट बांदा की जो महिला थी, यहाँ पर ग्वालियर में नौकरी करने आई और राकेश लोधी ने एक दिन मौका पाकर उसको पिज़्ज़ा जो होता है, पिज़्ज़ा के खाने में कुछ नशीली पदार्थ मिलाकर उसके साथ अंतरंग संबंध बना और उसके अश्लील फ़ोटो खींच लिए। पर्सनल फ़ोटो थे, अश्लील फ़ोटो थे। उन फ़ोटोओं को उसी की आईडी पर हैक करके वो वायरल कर दिए और यूपी पुलिस ने तत्परता से आरोपी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया।